देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ ट्रेडर बॉट 2 horses for 19,000 rupees. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 15%. If the selling price of each is same, then their cost price is. अगर कहीं भी दिख जाए कि सेलिंग प्राइस सेम है तो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है वही यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है हमें रुपीज में वो किसकी दी हुई है, कॉस्ट प्राइस की, दोनों की। अब ये नहीं बोला गया कि हर एक को खरीदने के लिए हर एक हॉर्स की कॉस्ट प्राइस सेम है। उसने बोला है कि 19,500 रुपए में उसने दोनों घोड़े खरीदे हैं। अ ट्रेडर बॉट 2 horses for 19,500। अब यहाँ पे ऐसा बोला नहीं गया है कि दोनों जो घोड़े हैं उनकी जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है खरीदने की, वो इक्वल है। यहाँ पे दोनों उसने साथ में खरीदे, मतलब 19,500 रुपए दे दिए, सिर्फ इतनी बात कही गई है। ठीक है, अब एक बोला गया है प्रॉफिट, एक बोला गया है लॉस। ठीक है, ये हो रहा है, मान लो 20% का क्या बोला गया, लॉस हो रहा है। 20% मतलब 1/5 हो रहा है, ये लॉस बाई सीपी। अगर हम डिफरेंस ले ले, लॉस हो रहा है तो एसपी बाई सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/5। एक कहानी तो ये खत्म हो गई। अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% मतलब 3/20। ये प्रॉफिट की बात की गई है तो P अपॉन CP रहा है, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, तब जाके SP आएगा। तो SP बाई CP कितना हो जाएगा, 23/20। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पे देखो 23 और 4 है, सेलिंग प्राइस बराबर बनानी है। क्या बनानी है, सेलिंग प्राइस हमें बराबर बनानी है। अगर सेलिंग प्राइस बराबर बनानी है हमें तो क्या करना पड़ेगा, SP अपॉन CP है, ये 4/5 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 23, और नीचे भी 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये 92। 92 बाई ये कितना आ जाएगा, 23 × 5 115। अगर हम SP2, ये क्या है 1 है, ये पूरी कंडीशन 1 के लिए, पूरी कंडीशन 2 के लिए, एक जगह प्रॉफिट हो रहा है एक जगह लॉस हो रहा है। ये SP अपॉन CP ये आ जाएगा 2, इसमें क्या आएगा 23/20 है, तो यहाँ क्या 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप बराबर बनाने के लिए, तो ये भी 4, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा हम लोगों के पास 92। अब कहीं जाके ये चीज सेम बनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो ये सेलिंग प्राइस क्या है, SP1 बराबर SP2 बनी है सेम यूनिट में। क्लियर है? अगर यहाँ x भी होता तो ये 92x और ये क्या हो जाता, 92x हो जाता ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बोला गया सेलिंग प्राइस सेम है, देन दे कॉस्ट प्राइसेस। कॉस्ट प्राइस बतानी, दोनों घोड़े उसने खरीदे हैं 19,500 रुपए में, मतलब CP1 115 प्लस 80, ये यूनिट में खेल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये यूनिट है, अभी कितने में पड़े हैं ये, 19,500 रुपए में, इसको 19,500 रुपए में। अब ये कितना आ जाएगा 195, 195 की वैल्यू 19500, मतलब एक की वैल्यू कितनी, 100 रुपए। एक की वैल्यू कितनी, 100 रुपए। जब एक की वैल्यू 100 रुपए है तो 115 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11500, और 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 रुपीस। सारा खेल यूनिट में किया हमने, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं बोला, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है ना, तो कितना आ जाएगा 11,500 और 8,000। बात समझ में आ गई? नहीं तो हम लोग कैसे कर सकते थे इसे, पहले हम लोग SP और CP, यहां से CP1 की वैल्यू निकाले, यहां से CP2 की वैल्यू निकाले, है ना। सेलिंग प्राइस सेम है तो इसे मान लो x हो जाएगा, तो CP1 निकाल लेंगे, CP2 निकालेंगे। फिर सेलिंग प्राइस हम लोगों के पास x है तो 2x हो जाएगी, माइनस x की टर्म्स में जो CP1 रहेगा वो। ठीक है, तो वहां से भी निकल जाएगा, वहां से भी एक बार करके देख लेते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट है कि 20% का क्या दिया है, लॉस दिया है, 15% का प्रॉफिट दिया है, तो SP/CP का रेशियो निकाला, SP सेम है तो SP रखा, CP1 CP2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब SP1 CP1 सेलिंग प्राइस सेम बनानी पड़ेगी, इसकी 4 यूनिट है, इसकी 23 यूनिट है। सेम कैसे बनाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो सेम बना ली। सेम बना ली तो जो कॉस्ट प्राइस रहेगी, अब बोला अगर डिफरेंस दिया गया होता कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 horses इज इक्वल टू 19,500, तो इस यूनिट में से इसे माइनस करते तब जाके एक यूनिट की वैल्यू आती। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11,500 और 8,000। अब जो बेसिक मेथड है उससे करके देख लेते हैं एक बार। देखो यहां तक जो चीज करनी है वो तो हमें सेम करनी है। ठीक है, अब SP सेम है तो हमने मान लिया SP को x अपॉन CP1 4/5। CP2 क्या हो जाएगा, यहां से 20 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 23,
और ये भी कितना हो जाएगा, CP1 की अगर बात कर लें तो ये 5x/4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। देखो x की टर्म्स में आ गई। अब SP1 कितना है, SP को हमने x माना है, तो ये SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई CP1 प्लस CP2। देखो वहां भी मल्टीप्लाई किया था हमने 23 इंटू 4 को दोनों साइड, तब जाके यहां पे देखो कॉमन निकल गया। यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, ये है SP टोटल, क्योंकि t प्लस x हो जाएगा ना, x पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए x सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अलग अलग आ जाएगी, और ये कॉस्ट प्राइस है टोटल। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ले लेंगे तो 4 इंटू 23 यहां आ जाएगा। अब यहां कितना है, 5 है, 5 में 23 का मल्टीप्लाई प्लस 20 में 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये SP अपॉन CP आएगा। ये 8 3 ये 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ 23 इंटू 4 करें 92, 92 इंटू 2 184। अब ये 115 प्लस ये 80 कितना आ जाएगा, ये 184 डिवाइडेड बाय 195। क्लियर है इतनी बात, 184 डिवाइडेड बाय 195। अब बोला क्या गया है, सेलिंग प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहां से हमने किसका रेशियो निकाला, टोटल हमने रेशियो निकाला 184, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 195, है ना, 184, ठीक है। तो ये किसका रेशियो आ गया, SPT बाई CPT। अब CP टोटल कितना है हम लोगों के पास, 19,500, कितना है 19,500 है। मतलब ये जो टोटल CPT 195 लिखा है ना, इसकी वैल्यू 19,500 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए हो गई, तो हमारे पास CP कितना है, यहां पे हमारे पास CP कितना है, देखो यहां पे 5x/4, पर ये क्या किसकी वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन यहां तो x का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है 23 इंटू 5, है ना, ये जो 23 इंटू 5 ये CP1 है, और ये एक्चुअल में CP2 है, ठीक है। तो 23 इंटू 5 कितना होगा, 115, 115 इंटू 100 11,500, ये 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, 80 इंटू 100 8,000। बात समझ में आ गई कैसे किया है, ठीक है। यहां तक तो हमने सेम तरीके से किया था, क्लियर है। तो यहां एक यूनिट की वैल्यू 195 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 195 आ गई। अब यहां पे यूनिट हमारे पास देखनी है कि जो CP1 है उसकी कितनी यूनिट है, CP1 की यूनिट कितनी, हमें x की वैल्यू तो नहीं पता, देखो कैंसिल हो गई, x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो x रख सकते हैं कि ये x की वैल्यू है क्या, नहीं, ये x की वैल्यू नहीं है, ये यूनिट की वैल्यू है। x की वैल्यू यहां से कैंसिल हो गई, तो ये जो बचेगा ना हमारे पास CP1, ये क्या है CP1 है, और ये है CP2, और ऊपर वाली रही है सेलिंग प्राइस। ऊपर वाली क्या रही है, सेलिंग प्राइस। अगर वो सेलिंग प्राइस पूछता तो हम कितना बोल देते, 184 यूनिट की वैल्यू निकाल के बता देते। बात समझ में आ गई। तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 11,500 and 8,000। क्वेश्चन नंबर 34, अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 40% प्रॉफिट, half of the remaining at 40% loss, and the rest was sold at the cost price. In the whole transaction, total transaction, his gain or loss percentage will be। क्या बताना है हमें कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या हमें लॉस हो रहा है, क्या हमें गेन हो रहा है। अगर गेन हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमसे सेलिंग प्राइस की बात की गई है, सेलिंग प्राइस अलग अलग है, ठीक है। बोला गया है सेलिंग प्राइस आधों की कितनी है, 40% प्रॉफिट के साथ बेचा गया। इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कॉस्ट प्राइस अगर सेम है तब हम लोग क्या लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या लगा सकते हैं, एवरेज। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तब, बात समझ में आ गई, तब क्या लगा सकते हैं हम लोग, एवरेज लगा सकते हैं। कैसे, देखो एक साइड लिखते हैं क्वांटिटी और एक साइड लिखते हैं परसेंटेज। अब बोला गया है कि हाफ ऑफ इस क्लॉथ, हाफ ऑफ इस क्लॉथ मतलब मान लो कि 20 है हमारे पास, हमने क्यों 20 क्यों माना, हमने 20 ऐसा माना क्योंकि हमें पहले उसका हाफ करना पड़ेगा, मतलब 10 पे जाना पड़ेगा।
10 के बाद भी एक बार हाफ करना पड़ेगा, मतलब 5 पे जाना पड़ेगा। अगर हम x ले लें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले x/2 लेना पड़ेगा, फिर x/4 लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्वांटिटी तो कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहां पे बात हो रही है परसेंटेज की, ना कि क्वांटिटी की। क्वांटिटी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मान ली 20, और उनका हमें पता नहीं है कितना परसेंट है ना। गेन और लॉस हमें नहीं पता है क्या हो रहा है, हमने मान लिया x। अब जो उसमें से आधे हैं, जो उसमें से हाफ है, वो उसने बेचे हैं 40% प्रॉफिट के साथ। जो हाफ है, मतलब जो हाफ है उनको बेचे हैं 40% प्रॉफिट के साथ, लिख दिया हमने। उसका भी जो हाफ है ना, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना, 10 बचा ना, उसका भी हाफ कितना है, 5। अब वो उसने बेचा 40% लॉस के साथ, ठीक है। और जो बच गए हैं उन्हें बेचा उसने कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया उसने, मतलब जो सेलिंग प्राइस हो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गई, तो प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं होगा, है ना। अब इसे हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, रेफरेंस। कितना हो जाएगा ये, डेविएशन को अगर हम जीरो कर दें तो। देखो एक चीज और, यहां पे क्वांटिटी का हम क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। कैसे, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 4 जा 20, ऐसा। तो अब 2 इंटू 40 माइनस एक्स, हमारा एवरेज माइनस जो एज्यूम्ड एवरेज है, प्लस ये हम सब सीख चुके हैं एवरेज में, ठीक है, माइनस 40 माइनस एक्स। फिर यहां पे 1 प्लस 1 इंटू ये 0 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। यहां पे सॉल्व करें अगर इसे, तो 80 हो जाएगा माइनस 2x माइनस 40 माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये कितना बचेगा, 40, और ये इधर कितना हो जाएगा, 4x। तो x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर आ जाएगा 10, मतलब 10%। पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब क्या है, गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। ये क्यों लगा पाए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस अलग अलग है। सेलिंग प्राइस क्या है, अलग अलग है। जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होगी हम लोग यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है यहां तक। ये चीज अब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज आती कहां से है, एवरेज में। लेकिन हम लोग एक दूसरी मेथड भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट मेथड, जो मेन फॉर्मूले के बेस्ड है, ठीक है। जो कन्वेंशनल, जो एक्चुअल में जो मेथड है क्वेश्चन को करने की, वो हम करेंगे। ये तो हमने एवरेज से कर लिया, यहां से देखो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या गया हमसे, हमारा सबसे पहले तो हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज का, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज। अगर वो नेगेटिव आता है तो हम बोल देंगे वो लॉस परसेंटेज है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये एसपी टोटल माइनस कॉस्ट प्राइस टोटल डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस टोटल। बात समझ में आ गई, ठीक है, यही हो रहा है। अब यहां पे परसेंटेज चेंज, और ये सीपीटी क्या है हम लोगों के पास, ये है कॉस्ट प्राइस टोटल, टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब हमने देखा कि उसे आधों के साथ 20 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। अब ये जो 20 है इसका हाफ हो जाएगा 10, फिर बचे हुए का हाफ हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5। अब ये जो 20% थे हम लोगों के पास, इसके लिए हमने यहां पे मान लिया था x। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पे सेलिंग प्राइस जो है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर हम सीपी को 100 मान लें, सीपी को क्या मान लें, अगर हम 100 मान लें, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, पहले केस में जब 10 है तो CP1 कितना हो जाएगा, 40% का प्रॉफिट है, मतलब 140 रुपए। 5 वाले के केस में 40% का लॉस है, तो ये हो जाएगा CP2, सॉरी ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात ही ना, कॉस्ट प्राइस तो सेम है, ये है SP2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 रुपए, 40% का लॉस हुआ है, मतलब 60 रुपए। 5 वाली क्वांटिटी के साथ जो बचे हुए हैं वो कॉस्ट प्राइस पे बेचे हैं, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपए। कितनी है, 100 रुपए है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें यहां तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां सेलिंग प्राइस ऑफ 1 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 3 कर दें, माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100%।
ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि sp1 माइनस cp1 कर दें, sp1 माइनस cp1, sp2 माइनस cp2, sp3 माइनस cp3, डिफरेंस ही तो लेना है। तो हम पहले वाले के लिए अगर देखें डिफरेंस कितने का हो रहा है, ये कितने का हो रहा है, देखो अगर देखेंगे यहां से कितने का हो रहा है ये डिफरेंस, क्वांटिटी का भी तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना, हमें किसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्वांटिटी का। अब देखो sp1 सेलिंग प्राइस 1 के लिए जो है वो 10 है क्वांटिटी, तो कॉस्ट प्राइस 1 के लिए भी 10 क्वांटिटी रहेगी, है ना। तो 10 कॉमन निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 रुपए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर 5 क्वांटिटी है, फिर दोनों का डिफरेंस देखो -40, 40% का लॉस, प्लस डिफरेंस देखा हमने, क्या डिफरेंस देखा यहाँ पे 0, 5 है लेकिन 0 हो जाएगा। अब यहां पे हमने क्या देखा, क्वांटिटी देखी 10 और उसकी कॉस्ट प्राइस देखी 100, फिर क्वांटिटी देखी 5, उसकी कॉस्ट प्राइस देखी, फिर क्वांटिटी देखी 5, उसकी कॉस्ट प्राइस देखी, कॉस्ट प्राइस सभी की सेम है, मतलब 20 इंटू हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि A1 इंटू %1 प्लस A2 इंटू %2 प्लस A3 इंटू %3, इसी टाइप से तो लिखते थे हम लोग। ये जो अगर एवरेज मान लें, इसे हम अगर एवरेज मान लें तो ये क्या होगा, A1 है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसी टाइप से लिखते थे ना वहां पे जब एवरेज का पढ़ा था हमने तब। अब यहां पे देखो क्वांटिटी है इंटू परसेंटेज चेंज प्लस क्वांटिटी इंटू परसेंटेज चेंज प्लस क्वांटिटी इंटू परसेंटेज चेंज, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 40 पॉजिटिव का, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 टाइम्स ऑफ 100, और ये ऑलरेडी 100% है हम लोगों के पास क्योंकि ये परसेंटेज चेंज है। ये तो 100 क्या है यहाँ पे 100%, ये एवरेज टाइप से तो दिख रहा है, हमने एवरेज ऐसे ही तो निकाला था, ठीक है। ये एक कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 5 4 20, 20/2 10, कितना आ जाएगा 10%, पॉजिटिव आ गया मतलब गेन हो रहा है। बात समझ में आ गई, ये भी एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट है और ये भी एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों एवरेज के कॉन्सेप्ट है। हम परसेंटेज के फॉर्मूले से जाएं, ये फॉर्मूला किसका है, परसेंटेज का है, लेकिन अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाद में हमारा एवरेज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जहां भी हमें कॉस्ट प्राइस सेम दिखेगी हम फट से क्या लगा देंगे, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और वहां पे क्या हो जाएगी हमारी चीज। इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो देखो आसानी से आंसर आ जाएगा, कितना जल्दी आंसर आ गया हम लोगों का। यहां से हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, यहां से करने के तरीके तो बहुत सारे हैं हम लोगों के पास, ठीक है। एक तरीका कौन सा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, क्या है कॉस्ट प्राइस सेम है, तो जब भी हम SP/CP निकालेंगे, SP/CP निकालेंगे तो CP अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अलग 40% मतलब 2/5, तो डिनोमिनेटर में CP 5 है। जब यहाँ पे लॉस हो रहा है 40% का, तो इस केस में तो 5 है, लेकिन हो सकता है अगले केस में कुछ और, मान लो यहाँ पे कितना दिया हो, मान लो यहाँ पे 30% दिया हो तो 3/10 हो जाएगा, अब वो तो 5 है ना, 2/5 है और ये कितना है 3/5, मान लो 60% है तो, लेकिन अगर ये मान लो 30% हो गया, वो 40% है तो वो कितना हो जाएगा 2/5, लेकिन ये 3/10 हो जाएगा। तो दोनों का CP अलग अलग हो गया, एक का 5 एक का 10, लेकिन फिर CP को सेम बनाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4/10 हो जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा, तब फिर कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका ये, एक ये एवरेज वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका है। बात समझ में आ गई, तो करने के तरीके बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो सूटेबल लगेगा उससे करेंगे, हमें सूटेबल कौन सा लगता है इसमें से, जिसमें कॉस्ट प्राइस सेम अगर है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम दी गई है तो हम लोग यहां से अप्रोच करेंगे। ये हमने पढ़ चुके हैं किसमें, एवरेज वाले चैप्टर में, क्लियर है। तो यहां से कितना आएगा हमारा 10% गेन। क्वेश्चन नंबर 35, अ मैन परचेसेस 2 फैंस एट ₹2,160 by selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%. He neither gains nor losses in the whole transaction. Find the cost price of each fan. यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, क्या दोनों की सेम है, नहीं है तो हम लोग जो एवरेज वाला फॉर्मूला था वो नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि उससे अगर उसने क्या किया कि 15% के साथ किसी एक फैन को बेचा और 9% के लॉस के साथ दूसरे फैन को बेचा, तो उसे न तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। ना ही प्रॉफिट हुआ मतलब ना ही लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट बराबर लॉस, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहां प्रॉफिट तो हो रहा है,
यहां लॉस भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहे हैं। प्रॉफिट बराबर लॉस, प्रॉफिट बराबर लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 15% बराबर 9% हो जाएगा, ऐसा 15% किसके ऊपर लेंगे, एक फैन के ऊपर और दूसरा दूसरे फैन के ऊपर। यहां पे 2160 का यूज किए बिना ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो अगर हम सॉल्व करेंगे पूरे पर्टिकुलर तरीके से तो हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बाद में एंडिंग में ट्रिक लगा लेंगे थोड़ी सी, है ना। अब देखो करना कैसे, यहां पे प्रॉफिट की बात की गई है, प्रॉफिट की बात कर रही है, उसे मिला है 15% का प्रॉफिट। अब 15% क्या होता है, 3/20 होता है, यही होता है 3/20। अब ये किसके ऊपर दिया गया है, ये 3/20 है, मतलब P/CP। प्रॉफिट किसके ऊपर, जब तक ना बोला जाए तब तक CP के ऊपर। बाद में लॉस बोला गया है 9% का, लॉस बोला गया है 9% का, 9% मतलब 9/100, ये बोला गया है लॉस बाय CP। अब ये CP2 हो जाएगा, ये CP1 हो जाएगा। बात समझ में आती है। अब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या है, प्रॉफिट जितना हो रहा था उतना ही लॉस हो गया, जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। यही तो हो रहा है ना, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। मतलब दोनों की एक्चुअल में अगर हम मॉडुलस वाली क्वांटिटी देखें तो इक्वल होगी, है ना, दोनों के जो रुपीज होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/20 ऑफ CP1। लॉस की बात करें तो 9/100 CP2। ये परसेंटेज नहीं है, ये हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट और एक्चुअल में लॉस है। यहां पे 15 और 9% में थे, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, फ्रैक्शन में लिखा और CP1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रुपीस में आ गया। किस चीज में है, ये रुपीस में है। बात समझ में आ गई, लॉस भी रुपीस में है और ये दोनों किस में आ गए, रुपीस में आ गए। अब करना कैसे, दोनों को इक्वल करना है, प्रॉफिट बराबर लॉस। अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है लॉस भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितना प्रॉफिट उसे हो रहा था उतना ही उसे लॉस हो रहा था। अब मान लो हमारे पास कितने रुपए हैं, मान लो 100 रुपए हैं, मान लो इसे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और मान लो और एक 100 का नोट और है, उसे 20 रुपए का घाटा हो गया। अब कुल मिला के अगर हम देखें यहां पे तो ये क्वांटिटी 120 हो जाएगी और ये 80 हो जाएगी। तो कुल मिला के उसके पास 120 रुपए पहले भी थे और बाद में भी 120 रुपए हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसका मतलब उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है कि जितना उसे प्रॉफिट हो रहा था उतना ही उसे लॉस हो गया। क्वांटिटी देखना है हमें, ऐसा नहीं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन देखना है। हमें सिर्फ रुपीज में बात करें, रुपीज नेगेटिव होगा क्या, नहीं, हम तो एक्चुअल प्राइस की बात करें ना उसकी। तो प्रॉफिट कितना हो गया 3/20 ऑफ CP1, लॉस कितना हो गया 9/100 ऑफ CP2। मतलब उसे CP1 के ऊपर कितने का लॉस हो गया, 15% का प्रॉफिट, सॉरी CP1 के ऊपर 15% का प्रॉफिट हुआ और CP2 के ऊपर 9% का लॉस हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स 3 टाइम्स, तो CP1 बाई CP2 कितना आ जाएगा 3/5, 3/5। अब ऐसा नंबर देखो यहां से जिसका रेशियो क्या हो 3/5 का हो, जिसका रेशियो क्या है 3/5 का हो। ये तो नहीं दिख रहा, ये तो इसका डबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डबल दिख रहा है, 71/145। ये तो हो ही नहीं सकता, डिवाइड करके देखो 153 और 63, है ना, 153 और 63, 0 0 तो कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं है। 153 और 63, 63 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें, 3 गुना, है ना। अगर हम या तो ऐसा नंबर देख लें, देखो 71 145, इनमें से कोई ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और 5 5 25, एंडिंग में 3 आ रहा है, एंडिंग में 5 आ रहा है। 5 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी। अब देखो एक साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई, एक साइड 5 का मल्टीप्लाई, तो एक 9 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं मैं। ये 5 CP1 है और ये 3 CP2 है। 0 तो 0 है, मतलब एक कोई CP1 की वैल्यू वो रही होगी, है ना, इसमें से CP1 उठाना है, इसमें से CP2 उठाना है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि ऐसी कोई क्वांटिटी देखो जिनमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करें और एक क्वांटिटी ऐसी देखो जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों की जो 0 के बगल वाली डिजिट होगी वो सेम रहेगी। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, जैसे ये 4 है हम लोगों के पास, अगर बड़ी क्वांटिटी देखो CP2 बड़ा क्वांटिटी है, CP2 क्या है, बड़ा है,
मतलब ये CP2 है, ये CP2 है, ये CP2, ये CP2 होगा। अब ये CP2 है, अब CP2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एंडिंग में 2 आ जाएगा, आ रहा है। लेकिन इसमें जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आएगा, एंडिंग में 0 आएगा ना, ये 0 तो हटा ही दिया, एंडिंग में 0 आएगा, तो गलत हो गया है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम रेशो से अगर देखें तो CP1/CP2 का रेशो क्या आ जाएगा, 3/5। ये देखो यहाँ पे क्या है, किसका ये मल्टीपल हो रहा है, ये 27 इंटू 3 हो रहा है और 27 इंटू 5 हो रहा है, ये हमारा आंसर रहेगा। नहीं तो सॉल्व करके देख लेना ऐसे, क्लियर। दूसरा तरीका भी है हम लोगों के पास, कौन सा तरीका है, देखो C1 + C2 2100। अब इतना सॉल्यूशन करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट यहीं से देख लें, है ना। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसी एक की वैल्यू निकालो, किसी एक की वैल्यू निकालो तो दूसरे की अपने आप आ जाएगी। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लें, CP1 की वैल्यू निकालते हैं। ये CP1 है, ये CP2 है। तो CP1 की वैल्यू अगर निकालें तो ये CP1 तो रहेगा, CP2 की जगह 5CP1/3 = 2160। ये आ जाएगा CP1 = ये 3 LCM लिया तो 3 × 2160, तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 2 16, ये आ जाएगा 56 7 270। तो CP1 कितना आ गया 270 × 3, तो 27 × 3 कितना हो जाएगा 51, कितना आ जाएगा 51, सॉरी 81। देखो 810 आ गया, डायरेक्ट टिक मार देते, लेकिन यहां से भी कर सकते हैं, रेशो देख लो बस, डायरेक्ट सॉल्व करने से अच्छा है। क्लियर है बात। एक बात और समझते हैं, यहां पे अब मैन परचेस 2 फैंस एट 2160, है ना, परचेस मतलब कॉस्ट प्राइस की बात की गई। अब देखो यहां पे किसी किसी क्वेश्चन में क्या बोला जा सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अ मैन परचेसेस 2 फैन एट ₹2160 ईच। इसका क्या मतलब होता है, हर एक फैन के लिए उसने कितने रुपए चुकाए हैं, 2160 रुपए। क्लियर है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी उसकी, इक्वल रहेगी दोनों केस में। तब जाके हम फ्रैक्शन, वो जो हमने लगाया था ना फॉर्मूला एवरेज वाला, वो हम वहां पे लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक टाइप का और बन सकता है, यहाँ पे ईच भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना। अगर ईच लिखा आ गया इसका मतलब क्या है कि हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। जब सेम है कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ जो यहाँ पे पूछा है कॉस्ट प्राइस, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस उसने ईच लगा दिया वहां पे, तब ये दोनों क्या हो जाएगी, सेम। लेकिन अगर सेम हो गई तो वो पूछेगा क्यों, क्योंकि वो डाटा तो गिवन है ना, तो पूछेगा क्यों, वो कोई और चीज पूछेगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ईच लगाने से हमारी चीजें बदल जाएंगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वो ईच लगा रहा है या नहीं लगा रहा। अगर ईच लगा दिया तो हर एक फैन की कॉस्ट प्राइस सेम है और वो रहेगी 2160 रुपए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो। नहीं तो कैसे सॉल्व करना है, दोनों फैन को CP1 + CP2 दोनों के लिए मान लो और दोनों को ऐड कर दो, तब जाके ये वैल्यू आएगी। अगर ईच लिखा है तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। क्लियर। जहां पे ये जो 120 लिखा था, ये 120 नहीं है, ये कितना है, ये 200 है। 100 + 100 200, और यहां भी 120 + 80 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, बाई मिस्टेक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 120 लिख दिया था। लेकिन जो कहने का मतलब है वो क्या है कि अगर हमारे पास इनिशियली 100 रुपीज का नोट था और एक और 100 रुपीज का नोट था, मान लो इस पे हमने 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया और इस पे 20% का लॉस हो गया। 20% बोले तो 20 रुपए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 20 रुपए का, तो ये 120 हो जाएगा और ये 20% कम हो जाएगा तो 80। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन कब आई, जब यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हो रहा है और ये जो लॉस हो रहा है जब ये बराबर है। जब ये बराबर हो जाएगा तब हमारे पास ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, ये पहली वाली प्राइस, ये बाद वाली प्राइस, तो दोनों मिलके हमें पहले भी 200 रुपए थे और बाद में भी 200 रुपए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है, बराबर बराबर का। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन कब आएगी, जब हम लोगों के पास जो परसेंटेज है, जैसे यहाँ पे 15% और 9% है, तो इनमें सीपी के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट रहेगा और कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो लॉस रहेगा वो इक्वल रहेगा। बात समझ में आ गई।